हाँ देख। सर जी, कट हाँ गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही है भाई कि यहाँ पे आप जब एमीटर लगाइएगा ना सीरीज़ में, तो ओवरऑल इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि आपका अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आ गया, एक तो मीटर के चलते और एक आपका जो लोड था उसके चलते, ठीक है। तो जी। सीधी सी बात है, एमीटर के रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, लो करना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज ना हो, और हम लोग को वो एमीटर क्या बताए, उतना ही करंट बताए जितना कि ये लोड खींच रहा है, ठीक है, समझ गया बात को। जी। तो इस तरीके से करते हैं। अगला है हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना था हम लोग का, 53 नंबर, ठीक है। 52 चल रहा था सर, हाँ, अब 53 नंबर 53। बोलता है रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्यू मीटर वायर कंडक्टर इज क्लोजली। तो फ्यू मीटर वायर का क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, अप्रोक्सीमेटली लो हो जाएगा, तो हमारी ये बी फॉर बॉल मारे, फिर प्रैक्टिकली जीरो भी हो सकता है। तो क्या देता है भाई इसका आंसर? इसका आंसर से हमको लगता है ए दिया है क्या, 53 का, उसमें डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन था। 53 का देखिए आंसर क्या ए दिया देता है, ये है, दिया ए ना, दिया है। प्रैक्टिकली जीरो, मतलब फ्यू मीटर वायर मतलब 5 मीटर 4 मीटर जो भी होता है रेजिस्टेंस, जीरो होता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। इफ़ अ इफ पैरेलल पहला सर। सर्किट, ये समझ में आया ना प्रैक्टिकली जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये वायर के बारे में पूछ रहा है, कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर वायर है, ठीक ना भाई, समझ। तो कॉपर के बारे में बात कर रहा, तो उतना मतलब लेंथ में रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल होता है आपका, ठीक है। अगला यस। पढ़ते हैं। इफ़ ए पैरेलल सर्किट इज ओपन इन द मेन लाइन, देखिए क्या बोला। आप सिंपल एक सर्किट इमेजिन कीजिए, दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, ठीक है, और आपने उसको जी। 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है ना। तो ये सर्किट जी। कुछ इस तरीके से है कि 12 वोल्ट से करंट निकलेगा, ठीक है, ठीक है ना। कुछ देर तक सीरीज में चलेगा ये, क्योंकि कोई भी इसको डिवाइडर नहीं मिल रहा है, आगे जाकर के फिर इसको डिवाइडर मिलेंगे, दो पैरेलल रेजिस्टेंस में बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है ना। जी। बोल रहा है कि इफ़ अ पैरेलल सर्किट इज ओपन इन द मेन लाइन, मेन लाइन मतलब क्या, ये इधर जहाँ से डिवाइड हो रहा है ना भाई, उससे पहले से ही तार टूट गया, उसके पहले से ही तार टूटा, मतलब बैटरी से ही डिस्कनेक्टेड हो चुका है, ठीक है। तो सीधी सी हाँ, बात है, पैरेलल ब्रांचेस में कोई भी करंट नहीं जाएगा, ले ठीक है। जाएगा। तो इसका C4 कैट हो जाएगा, जीरो इन ऑल ब्रांचेस। क्लियर हो गया। अगला हाँ। बोलता है, इफ़ अ वायर कंडक्टर ऑफ 0.2 ओम रेजिस्टेंस डबल्ड इन लेंथ इट्स रेजिस्टेंस बिकम, तो यही है R इक्वल टू रो एल बाई एरिया, ठीक है। तो इसमें आप अगर आर ई डबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाँ टू एल। हाँ, तो लेंथ बढ़ा दीजिएगा तो भी आपका डबल हो जाएगा। तो इसका A फॉर एप्पल देता है भाई, देखिए तो। हाँ सर, दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल में रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा ना भाई, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देगा जहाँ पे बोलेगा कि एक तार है, जैसे आपका आपके हाथ में जो पेन है ना, इसका वायर समझिए, ठीक है, समझ गए। जी। तो इसका जो जी। वॉल्यूम है तो फिक्स है, ठीक है, लेंथ हाइट ब्रेथ सब फिक्स है। अब इसी को बोलेगा कि इसको क्या किया जा रहा है कि मैं थोड़ा सा खींच दे रहा हूँ, मतलब इसके लेंथ को बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना, समझ गए। जी। तो जब भी क्वेश्चन में कांस्टेंट वॉल्यूम मेंशन कर दिया जाएगा ना, तो उस हम्म। केस में ये वाला आप दिमाग मत लगाइएगा कि लेंथ को डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, क्योंकि आप कांस्टेंट वॉल्यूम में जब उसको खींचिएगा, खींच के बढ़ा दीजिए, तो क्या होगा, इसका जो वेट था ये पतला हो जाएगा, वेट पतला हो गया इसका मतलब क्या, एरिया इसका चेंज हो जाएगा, समझ रहे बात को, ठीक है। तो हम्म। उस बेसिस पे फिर ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, समझ गए। यस। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बोल रहा है 360 वॉट बल्ब आर इन पैरेलल, ठीक है, 360 वॉट का बल्ब है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, और 60 वॉट मतलब पावर लाइन से। बोल रहा है इफ़ वन बल्ब आर बर्न, तो सीधी सी पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो एक आपका फ्यूज़ हो जाएगा, बाकी आपका दो जलते रहेगा, ठीक है ना। चलते रहेगा। अगला बोलता है द फोर बल्ब ऑफ 40 वॉट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, सब सीरीज में जुड़ा हुआ है बैटरी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द करंट थ्रू द ईच बल्ब इज सेम, ये तो सही है। द वोल्टेज यस सर। अक्रॉस ईच बल्ब इज नॉट सेम, ये भी है। ये गलत है भाई, ठीक है, क्योंकि 40 वॉट का ईच पावर रेटिंग अच्छा, कांस्टेंट हाँ दे हाँ दिया है, सर, तो पावर रेटिंग रेजिस्टेंस सेम है कांस्टेंट तो। तो वोल्टेज भी सॉरी कांस्टेंट सर, हो सॉरी जाएगा सर, डिवाइड, सॉरी। ठीक है। पावर डिसिपेशन ईच बल्ब इज नॉट सेम, ये तो मतलब ए फॉर एप्पल सही है इसका आंसर, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। दो रेजिस्टेंस R1 और R2 सीरीज में लगा हुआ है। अब बोल दिया यहाँ पे R2 जो है बड़ा है R1 से, ठीक ना भाई। सीरीज में बताया था मैंने आपको, वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा वहाँ पे होगा जहाँ पे रेजिस्टेंस बड़ा होता है, यानी R2 में बड़ा सबसे होगा। ज़्यादा ड्रॉप होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज में करंट सेम है तो वोल्टेज ड्रॉप सीधे सीधे रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर जाता है। अगला बोलता है व्हाट विल बी द एनर्जी यूज्ड बाय द बैटरी इफ़ द बैटरी हैज़ टू ड्राइव इतना इलेक्ट्रॉन। देखिए सीधी बात है भाई, आपको पता है 6.28 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करता है, तो इसके चलते हम लोग को कितना करंट मिलता है, 1 एम्पियर करंट मिलता है, 1 एम्पियर। क्लियर। और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो कि 20 वोल्ट है, ठीक है, यानी सीधी सी बात है, एक सिंपल सा समझिए कि 20 वोल्ट का मेरे पास एक बैटरी है, और उसको मैंने एक लोड से जोड़ रखा है, ठीक है। उस लोड से कितना करंट फ्लो हो रहा है, सिक्स वन पॉइंट एम्पियर टू एट इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मतलब क्या है, ये 1 एम्पियर को सीधे से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम, ठीक है। टाइम। तो पावर हम लोग का हो जाएगा क्या, वोल्टेज, जो कि आपका ये 20 है, और वी टाइम, आई। हाँ वी आई, और ये आई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर लिख देंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है 1 एम्पियर, 6.28 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 एम्पियर, ठीक है। तो 20 गुना एक क्या हो जाएगा मेरा,
20 आएगा, ये 20 मेरा हो क्या पावर हो गया, ठीक है। एनर्जी करना है तो टाइम से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम कहीं मेंशन किया कि कितने देर तक चलाएंगे, टाइम मेंशन नहीं किया तो सीधी सी बात है हम लोग यूनिट लेकर के चलेंगे, नहीं यूनिटी पे यानी 1 वहाँ पे मल्टीप्लाई करना तो 20 जूल हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। 20 जूल। अगला यस। बोलता है क्लोज स्विच हैज़ अ रेजिस्टेंस, तो जब भी हम लोग क्लोज स्विच यानी सर्किट क्लोज है तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो एक तरीके से जीरो हो जाता है। इनफाइनाइट। नहीं नहीं, जीरो सॉरी सर। ओपन में इन्फिनाइट होता है, ठीक ना भाई, समझ गए। हाँ सॉरी सर, सॉरी सॉरी, अगला, ओपन रहेगा तो हाँ अगला बॉल पढ़ते हैं, बोलता है इनफाइनाइट द हो जाएगा। हॉट रेजिस्टेंस ऑफ द वाल्व फिलामेंट इज हायर देन इट्स कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वही बताया कि रात से बल्ब बंद है आपका, ठीक है, तो उस समय जब आप टेम्परेचर मेजर कीजिएगा तो वो अलग शो करेगा, और वही उसको 2 घंटा चलाने के बाद जब मेजर कीजिएगा तो उस समय रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, हीट इन अ कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू, तो रेजिस्टेंस के कारण गर्मी पैदा होता है। द इंसुलेशन ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड, तो हम लोग क्या करते हैं, लीकेज करंट को एक तरीके से या फिर प्रिवेंट सेक एंड सी फॉर कैट मारिए ना, दोनों का काम होता है यहाँ पे, ठीक है ना भाई, समझ गए। लीकेज को भी एक तरीके से रोकता है इंसुलेशन, और शॉक से भी बचाता है हम लोग को। अगला पढ़ता हूँ, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, अब बताइए थिकनेस मतलब क्या, जैसे तार आप खरीदेगा ना कभी भी, 2 रुपये वाला, यस सर। 4 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, नहीं जैसे जैसे महंगे तार की तरफ जाइएगा उसका देखिए इंसुलेशन तार जो होता है मोटा होता जाता है, थिकनेस, समझ रहे बात को। यस सर। ऐसा इसलिए होता है भाई क्योंकि वहाँ पे सीधे सीधे इंसुलेशन मोटा करने का तात्पर्य है कि हम लोग डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को एक तरीके से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो वही इसका ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज ऑन द कंडक्टर, मतलब वही है, मतलब जैसे देखिए इसका डिस्कशन सर आपने पहले किया था डिटेल में थोड़ी देर पहले। हाँ तो वही है भाई कि मतलब इंसुलेशन जो होगा, ठीक है ना, इंसुलेशन लेवल जो होता है वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अगला पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ द सीरीज सर्किट, तो करंट हो जाएगा सीरीज में, ठीक है, सब जगह सेम होता है। अगला पढ़ते हैं, बोल रहा है इन अ सर्किट, अब ये क्वेश्चन जो है ना भाई गलत है, देखिए क्या बोलता है इसमें, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी जीरो, ठीक है, बैटरी का रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल बैटरी सोर्स है। द रेजिस्टेंस आर इज ग्रेजुअली इंक्रीज, ये आर जो है कैपिटल आर इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर विल रीड, तो वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो देखिए सबसे पहले भाई ये तीनों पैरेलल में है, ठीक है, वो बैटरी भी पैरेलल में है, रेजिस्टेंस जो लोड लगा ये भी पैरेलल में है, और ये वोल्ट मीटर भी आपका पैरेलल में है, ठीक है। समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ गया सर, तीनों पैरेलल में है तो तीनों जगह वोल्टेज सेम हो जाएगा। देखिए ना, समझिए अभी मेरी बात, अभी ये केस 1 में कांस्टेंट रहेगा, मान लेते हैं केस 1 में जब आपने रेजिस्टेंस को कैपिटल आर को फिक्स किया हुआ है ना भाई, मतलब फिक्स आर अगर कांस्टेंट है, आर का वैल्यू अगर कांस्टेंट है तब जा करके जो वोल्टेज सोर्स आपका इस बैटरी का होगा वही वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस के पास होगा, वही वोल्टेज सोर्स आपका ये क्या बोलते हैं वोल्टेज भी शो करेगा, वोल्ट मीटर भी शो करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, घटा बढ़ा रहा है, समझ रहे बात को। जी। लेकिन यहाँ पे तो वही है ना भाई, सिंगल सर्किट है तो वोल्टेज डिवाइड होगा नहीं, वोल्टेज डिवाइड होगा नहीं तो सीधी सी बात जो भी वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस को आप घटाएंगे बढ़े तो यहाँ पे करंट चेंज होगा एक तरीके से, समझ गए बात को, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है वी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और रेजिस्टेंस को आप क्या कर रहे हैं ग्रेजुअली घटा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उस बेसिस से करंट का वैल्यू चेंज होगा, और करंट का वैल्यू चेंज होगा, इसको छोड़ दीजिए भाई, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ही मतलब गलत है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ओके नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला बोलता है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, इफ द बैटरी हैज सम फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रीड, तो इसको भी छोड़ दीजिए, उसी से रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 68 नंबर, है ना, अभी एनर्जी है ना। हाँ सर बिल्कुल एनर्जी है, चलिए ना अच्छा, सर। ठीक है। अगला बोलता है 40 वाट बल्ब इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ अ रूम हीटर, इफ़ नाउ 40 वाट बल्ब इज रिप्लेस, अब देखिए इसको इमेजिन कीजिए, एक आपके पास हीटर है, ठीक है, इमेजिन कीजिए घर में आपके पास हीटर है, हीटर के सीरीज़ में आपने एक बल्ब लगा रखा 40 वाट का, ठीक है। अब बोल रहे हैं नाउ 40 वाट बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय 100 वाट, द बल्ब हीटर, मतलब द हीटर का आउटपुट क्या होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले देखिए दोनों सीरीज़ में लगा हुआ, सीरीज़ में लगा इसका मतलब क्या, सीधी सी बात है, जिसके पास जितना ज़्यादा वोल्टेज आएगा ना भाई उसका आउटपुट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। सीरीज सर्किट में जो आउटपुट होता है वो सीधे सीधे वोल्टेज लेवल पे डिपेंड करता है कि किसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, समझ गए बात को, क्योंकि करंट वहाँ पे सेम हो गया। सबसे पहले देखिए किसी भी एप्लियंस का जो आउटपुट मिलेगा, सबसे पहले हम लोग एप्लियंस बना क्यों रहे थे, क्योंकि हम लोग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज़फुल एनर्जी के लिए 2 डिवाइस लगा गया है, एक बल्ब जो कि आपको इल्यूमिनेट करेगा यानी लाइट प्रोवाइड करेगा, हीटर जो कि आपको गर्मी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, समझ गए। तो आपको पता है कि बल्ब का जो ब्राइटनेस होता है वो पावर पे डिपेंड होता है, ठीक है, जितना ज़्यादा पावर का बल्ब खरीदेगा उतना ही ज़्यादा ब्राइट ग्लो करता है, ओके। और पावर का तात्पर्य है वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। तो सीरीज में करंट तो दोनों जगह सेम आएगा, हीटर में भी और बल्ब में भी, ठीक है।
इसका मतलब क्या कि आउटपुट दोनों का कैसे डिफाइन कीजिएगा, वोल्टेज के ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि जिसके पास ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो ज़्यादा आउटपुट दे रहा होगा। क्लियर हुआ? और सीरीज सर्किट में किसके पास ज़्यादा वोल्टेज एक तरीके से मिलेगा वो कौन डिफाइन कर रहा था, वो आपका रेजिस्टेंस डिफाइन कर रहा था। ठीक है, करेगा सर। तब बोल रहा है इसमें चेंजिंग कर रहे हैं, अब 40 वाट को एक तरीके से हटा करके आप वहाँ पे 100 वाट एक तरीके से लगा दे रहे हैं। ठीक है ना भाई, तो हीटर का आउटपुट क्या होगा ये बताना है। तो अब मुझे बताइए 40 वाट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या फिर 100 वाट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये पहले बताइए। तो जैसे बल्ब का रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी होता है कि नहीं होता है, बोलिए। हाँ, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। तो यहाँ पे देखिए पावर आपका यहाँ पे बढ़ चुका है ना, समझ रहे हो, पावर बढ़ गया, जिसका पावर सर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हाँ हाँ, मतलब सिंपल है, यहाँ पे पावर बढ़ चुका है, 40 से कितना आ गया 100 पे आ गया। ठीक है, यानी पावर बढ़ गया मतलब रेजिस्टेंस घट जाएगा, यानी बल्ब का भी रेजिस्टेंस घट गया, रेजिस्टेंस घट गया मतलब क्या, इंक्रीज होगा। हाँ मतलब यहाँ पे बल्ब के लिए वोल्टेज यहाँ पे कम हो जाएगा और हीटर ज़्यादा वोल्टेज है, हीटर का आउटपुट बढ़ जाएगा। देखिए तो देता है इसमें इंक्रीज। हाँ सर दिया है। चलिए ठीक है, अगला बोलता है 500 वाट 220 वोल्ट पे आपका एक बल्ब है। ठीक है, अब इसको इस पर चला करके नहीं, हम लोग 110 वाट पे चला रहे हैं। ठीक ना भाई, तो पावर कंजम्पशन क्या होगा, तो देखिए मैन्युफैक्चरर ने आपको एक बल्ब दिया है कि जब इसको आप 220 वोल्ट पे चलाइएगा ना तो ये 500 वाट का पावर खींच लेगा। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मात्र बल्ब ही एक ऐसा एप्लियंस है जिसको आप लो वोल्टेज पे ऑपरेट कीजिएगा तो कभी भी ये ख़राब नहीं होता है। ठीक है, बाकी इसको छोड़ करके जितना भी एप्लियंस होगा उसको अगर आप लो वोल्टेज पे चला दीजिएगा ना तुरंत आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मोटर हो गया, अब ज़्यादातर तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मोटर ही हम लोग को पढ़ना है ना भाई। ठीक है, समझ गए ना बात को। ठीक है, तो इसको अब हम लोग 110 वोल्ट पे चला रहे हैं तो पावर कंजम्पशन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने बल्ब का एक खासियत बताया भाई कि इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले तो रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो मैन्युफैक्चरर ने दिया है आपको, ठीक है, 220 वोल्ट पे इस पर आप पहले निकालिए ना कितना आएगा आपका रेजिस्टेंस, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस जो होगा आपका वो फिक्स होगा। ठीक है, वोल्टेज पे अगर आप चेंज कर रहे हैं, देखिए सिंपल ऐसे समझिए भाई, देखिए ऐसे समझिए, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने एक बल्ब बनाया, ठीक है, समझ गए, अब उस बल्ब का रेटिंग है कि आपको 220 वोल्ट पे चलाना है और ये 500 वाट खींचेगा, लेकिन मैं चला रहा हूँ एक तरीके से 110 वोल्ट पे, तो मेरे को बस यही कहना है कि 220 वोल्ट पे जो मैं रेजिस्टेंस मिलेगा वो अलग होगा और 110 वोल्ट पे जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग होगा। तो दोनों केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करना जरूरी है, फिर जो मेन रेटिंग दिया हुआ उसी पे हम लोग रेजिस्टेंस लेकर के सेकंड केस को एनालाइज करेंगे, ये बताइए आप। सर जो वोल्टेज कम देंगे हम तो रेजिस्टेंस उसका चेंज होगा ही। ठीक है, यानी अभी हम लोग को रेजिस्टेंस किस पे निकालना होगा, 110 वोल्ट पे। 110 वोल्ट पे। ठीक है, 110 वोल्ट पे अगर आप रेजिस्टेंस निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। तो वोल्टेज मेरा घट चुका है। ठीक है, वोल्टेज मेरा घट चुका है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस भी मेरा घट जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसमें तो भाई कैलकुलेशन हो जाएगा ना। अच्छा कोई नहीं, कैलकुलेशन तो हो जाएगा। इसका आएगा सर 24.2 24.2 ओम। ठीक है, लेकिन इसका रीज़न उसका आ बताइए। रहा है 96.8 आ रहा है उस टाइप पे, मतलब फर्स्ट केस में 220 वोल्ट पे। मतलब इसमें यही है, दोनों केस को हम लोग एनालाइज करते हैं, फर्स्ट केस में कितना लेगा और उसके बाद फिर सेकंड केस में 110 वोल्ट पे एक तरीके से देखेंगे कितना लेता है। ठीक है, उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। ओके, तो इसका तो एग्जैक्टली जो आएगा ना आपका ये 125 वोल्ट आएगा। ठीक ना भाई, समझ गया। लेकिन इसमें जो है ना कॉन्सेप्ट आता है यही वाला जो मैंने आपको बताया कि बल्ब जब ऑपरेटिंग कंडीशन में 1 घंटा चला देंगे या फिर आधा घंटा चला देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा भाई बताइए, रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो वहाँ पे पावर कंजम्पशन मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं क्या बोलते हैं आप। सर रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा, अच्छा इसका आंसर क्या देता है, स्लाइटली ग्रेटर देन देता है भाई, इसका बी फॉर बॉल देता है। 69 सर दिया है बी फॉर बॉल दिया ना। देखिए ऐसे अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कीजिएगा ना मतलब फॉर्मूला ही लगेगा पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर। तो ऐसा आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, रेजिस्टेंस निकाल करके आप सीधे सीधे यहाँ पे पावर कैलकुलेट किया, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो वोल्ट आपका दिया हुआ है 220 और रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड केस में 110 पे निकालिएगा तो उस बेसिस पे 125 वॉट आएगा। ठीक है, समझ गए ना।
लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि जब आप बल्ब को ऑपरेट कीजिएगा, तो मैंने आपको बताया जैसे मोटर है, मोटर को आप जैसे ही चला रहे हैं, रात भर बंद है मोटर, और जैसे ही चला रहे हैं तो तुरंत वो गर्म नहीं होता है, समझ रहे बात को, उसको 1 घंटा धीरे धीरे चलाइएगा तब वो चलता गर्म होता है एक तरीके से। यही सेम चीज़ बाइक में भी होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग वहाँ पे कूलिंग फैसिलिटी एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम लोग का जो भी इनपुट एनर्जी दिया जा रहा है वो पूरा पूरा गर्मी में ही ना एक तरीके से लॉस होने लगे, ठीक है। तो कूलिंग सिस्टम का भी महत्व समझिए वहाँ पे, राइट। तो इस बल्ब के साथ भी यही होता है कि जब आप इसको चला रहे हैं तो कुछ देर के बाद इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस चेंज होता है। रेजिस्टेंस चेंज होने के कारण सीधी सी बात है, ये जो पावर कंज्यूम करेगा ना भाई, ये एक तरीके जी। से दूसरे लेवल का करने लगेगा। ओके, मतलब पावर कंजम्पशन में चेंजिंग आएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो इसके लिए अभी वही है कि ऑलरेडी इससे पहले जो सेशन चला था ना भाई, आर के राजपूत का 1 से लेकर 8 तक का कवर है, तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन दिया होगा इसका। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, देखिए क्या बोल रहा है। और इन इलेक्ट्रिक केटल। हाँ, देखिए बोल रहा है एक हम लोग के पास इलेक्ट्रिक केटल है जो कि पानी को 10 मिनट में बॉईल कर देता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक केटल का क्या होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। मान लेते हैं 1 लीटर का आपके पास इलेक्ट्रिक केटल है, तो 1 लीटर पानी को गर्म करने में यहाँ पे समय लग रहा है 10 मिनट, ठीक है। अब बोल रहा है भाई कि अब हम लोग चाहते हैं कि ये मेरा पानी जो है 10 मिनट में बॉईल ना हो करके 15 मिनट में बॉईल हो, तो मेरे को यहाँ पे सप्लाई के साथ क्या क्या छेड़खानी करना होगा, या फिर कहिए अपने हीटर एलिमेंट के साथ क्या क्या छेड़खानी करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है हीटिंग का सीधे सीधे तात्पर्य है I² R लॉस, ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ पे जो मेरा हीटिंग है ये डिपेंड कर रहा है करंट के ऊपर भी और रेजिस्टेंस के ऊपर भी, Resistance। ठीक है। यानी 2 पैरामीटर मेरे को समझ में आ गया। आप ऑप्शन पढ़ते हैं, बोल रहा है लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट शुड बी इंक्रीज। तो अब देखिए, अब रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कीजिए। रो L बाय एरिया होता है, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, समझ गया। और यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया कि मेरे को ज़्यादा समय में पानी को गर्म करना, मतलब यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस मेरे क्या होना चाहिए, स्लो डाउन होना चाहिए। स्लो डाउन होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस को मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कम ठीक है। करना तो पड़ेगा। रेजिस्टेंस को अगर आप कम करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले लेंथ को आप कम कर दीजिए, या तो लेंथ को फिर जी। आप एरिया को एक तरीके से बढ़ा दीजिए, ठीक है। रेजिस्टेंस के हिसाब से यही हुआ। तो सबसे पहले बोलता है लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी डिक्रीज। सही बात है, अगर लेंथ को कम कर देंगे हम लोग तो सीधी सी बात तो है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कम कम हो हो जाएगा जाएगा तो और हीटिंग भी टाइम स्लो भी हो बढ़ जाएगा। जाएगा, ठीक है। अगला बोलता है लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी इंक्रीज, नहीं, लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट हैज़, नहीं ये भी गलत है, A फॉर एप्पल हो जाएगा समझ, ठीक है। यस। अगला बोलता है इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कैन बी वर्क फ्रॉम। तो इलेक्ट्रिक फिलामेंट दोनों पे काम करेगा, डीसी पे भी या फिर एसी पे भी, ठीक है। फिलामेंट बल्ब में कुछ नहीं भाई, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बस मूवमेंट होते रहना चाहिए, ठीक है। तो एसी में क्या होता है आपका, ये कई रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, एक बार आगे एक बार पीछे, आगे पीछे, ठीक है, समझ, जैसे पिस्टन आपका घूमता है उसी तरीके से डीसी में क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो सीधी सी बात है वहाँ पे, मतलब ये I² R लॉस के चलते होना चाहिए। I² R लॉस कब मिलता है, जब आपका करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो एसी में भी आपका करंट फ्लो हो रहा है, डीसी में भी आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे गर्मी पैदा होगा तो ब्राइटनेस हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कोई भी बॉडी इल्यूमिनेशन कब करता है, रोशनी कब देने लगता है, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। अब आप देखिए उस लोहे को अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दीजिएगा ना, देखिए आपके एकदम सोने की तरह चमकने लगेगा, यानी येलो कलर में हो जाता है, राइट, ठीक है। यानी इल्यूमिनेशन हमेशा हाई बॉडी टेम्परेचर से ही निकलता है, क्लियर हुआ। तो ये जो फिलामेंट है बल्ब के अंदर, इसको हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, गर्म करना होगा, ठीक है। और क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या, मैं वहाँ पे फिलामेंट वैसा यूज़ करूँगा जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई हो, ठीक है, समझ गए बात को। इसीलिए स्मॉल करंट पे भी क्या हो, एक तरीके से अधिक गर्मी मिले, और अधिक गर्मी हो गया इसका मतलब क्या, अब ये बॉडी मेरे को इल्यूमिनेशन देने लगेगा, क्लियर हुआ, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट बोलता है इसलिए सन, ये सब सन जो है क्या, सन का टेम्परेचर सोचिए कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस का खाली सरफेस पे है, ठीक है। तो सोचिए वो कितना गर्म है एक तरीके से। तो अगला बोलता है रेजिस्टेंस ऑफ ए टंगस्टन लैम्प डैश हैज़ अप्लाइड फॉर द, तो मारिए ना इसमें वोल्टेज, जब बोलता है रेजिस्टेंस ऑफ, मतलब वोल्टेज घटेगा, देता है A फॉर एप्पल देता है भाई, देखिए तो रेजिस्टेंस ऑफ टाइम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो A देता है ना, बी। अच्छा बी देता है, 1 मिनट रुकिए। रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन लैंप एज अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज। अच्छा इंक्रीज देता है, तो तो जैसे सर वोल्टेज देखिए वोल्टेज अगर आप बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाने का मतलब सीधे सीधे आपका ब्राइटनेस बढ़ेगा, ठीक ना भाई। ब्राइटनेस बढ़ेगा इसका मतलब क्या, सीधे सीधे फिर ऐसे कहिए वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या, पावर बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा इसका मतलब क्या, उसका ब्राइटनेस बढ़ेगा, ब्राइटनेस बढ़ेगा इसका मतलब क्या, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और इसको फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, V² डिवाइडेड बाई P। तो वोल्टेज बढ़ा दीजिएगा तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये वाला फॉर्मूला से निकाल दिए, P बराबर V² R होता है ना, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V² डिवाइड बाई P। तो बल्ब के केस में, हाँ बल्ब के केस में ये वाला फॉर्मूला चलेगा भाई, ठीक है, क्योंकि बल्ब में हमारा 2 ही चीज़ दिया था, वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग, ठीक है, समझ गए ना। तो करंट सर यहाँ पे वी इंक्रीज होगा तो यहाँ से वो हो गया, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। हाँ वही डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, वही चीज़ बोल रहा हूँ, V बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगला बोलता है देखिए, जब पावर और वोल्टेज की बात करें तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, V² डिवाइडेड बाई R वाला, ठीक है। और करंट
और पावर की बात करें तो वहाँ पे कौन सा लगेगा, आई स्क्वायर आर वाला, ठीक ना भाई, समझ गए। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोड्यूसेस। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट सर्किट, तो आपका यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव मारिए ना भाई, कुछ भी हो हाँ सकता है, लिखो। ठीक है, हाँ सर, मैग्नेटिक भी होगा, इल्यूमिनेशन भी हो, केमिकल कुछ भी हो सकता है। अगला बोलता है थर्मल रेजिस्टेंस भी ऑफ अ होगा। मटेरियल ऑलवेज डिक्रीजेस। तो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑलवेज डिक्रीजेस कब, तो टेम्परेचर ऑफ मटेरियल डिक्रीज्ड, ठीक है, ए फॉर एप्पल, और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इनकी नहीं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल भी कम हो, नहीं, इसका ए फॉर एप्पल मार दीजिए, ठीक है, टेम्परेचर जब घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा मटेरियल का, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन भाई इनवैलिड है, क्योंकि इसमें आपका मेंशन नहीं किया गया कौन सा मटेरियल के बारे में बोल रहा है, कंडक्टर है या फिर कहिए इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर या है, तो ठीक है। सर मतलब जैसे उसका जब वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बिकम मोर। नहीं नहीं, वो बढ़ जाएगा, हाँ मतलब हाँ ये भी सही है भाई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात आप कह रहे हैं कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस होता है इसमें, ठीक है ना। तो वही बोला ना, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका ए भी ऑप्शन हो सकता है आपका, टेम्परेचर जब घटाते हैं तो उस बेसिस पे भी होता है। टेम्परेचर कम होगा हाँ तभी भी रेजिस्टेंस हाँ, तो वही कम है। हो जाएगा। तो देखिए इससे ही अभी जैसे मैंने ए फॉर एप्पल सेलेक्ट कर लिया था ऑप्शन, ठीक है, इसलिए एग्जाम में जब बैठेगा तो सारा ऑप्शन पढ़ना बहुत अनिवार्य हो जाता है भाई, ठीक है ना, समझ गया बात को, क्योंकि अगर मैं यहीं तक पढ़ता नीचे नहीं पढ़ता तो हो सकता मैं यही टिक कर देता, ठीक है। अगला बोलता है इफ द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज टू बी हाई, अगर किसी भी मशीन का एफिशिएंसी हाई है, एफिशिएंसी हाई कहने का मतलब क्या है, जितना आप इनपुट दे रहे हैं उतना मतलब कहिए 90% या 95% आपको क्या मिल जा रहा है, आउटपुट में मिल ही जा रहा है कन्वर्टेबल एनर्जी, तो लॉसेस क्या है इसका, कम है, ठीक है, तो ए फॉर एप्पल हो जाएगा, लॉसेस का कम है, ठीक है। अगला बोलता है इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, इट्स टेम्परेचर राइज ड्यू टू, तो इसका ए फॉर एप्पल मार दिया कॉलिजन बिटवीन द, ठीक है ना, कंडक्टर हाँ मतलब ये टकरावट होता है, उसके चलते हीट होता है। अगला बोलता है दो बल्ब है हम लोग के पास, 500 वाट का 200 वाट का, ठीक है, बोल रहा है 250 वोल्ट पे दोनों रेटेड है, व्हाट विल द रेजिस्टेंस रेशियो, ठीक ना भाई, तो इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, बल्ब ए है बल्ब बी है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस रेशियो पूछा है ना, तो आर इक्वल टू क्या होता है बताइए, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी, ठीक है, समझ गए ना, और इधर भी हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी, तो देखिए दोनों में आप, जिसका पी ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, हाँ सबसे पहले तो उस देखिए हिसाब से तो हाँ सबसे पहले देखिए दोनों का तो वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, तो वोल्टेज को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, वोल्टेज को हटा दीजिए, तो रेजिस्टेंस क्या बचा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p, ठीक है ना, समझ गए। अब जैसे 500 वाट का पावर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना भाई, समझ गए। तो दोनों का रेशियो पूछा है, तो रेशियो पूछा है इसका मतलब क्या, आप कैसे कीजिएगा, पहले आपको 500 वाट वाले बल्ब को ऊपर रखना होगा, ठीक है, समझ गए बात को, यानी इसके लिए क्या लिखना होगा, इसको लिखना होगा 1/500, समझ रहे बात को, 1/500, फिर डिवाइड का साइन देना होगा, फिर लिखना होगा आपका 1/200, समझ गए बात को, और फिर ये 200 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 200/500 आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 2:5 हो जाएगा, देता है सर C4 कैट। हाँ सर, ये अब इसका एक सर वो था कि रेजिस्टेंस कम होगा जिसका पावर ज्यादा होगा, हाँ हाँ तो सर हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि मतलब जो पहला होगा हाँ, ये भी वो सही है, कम इसमें होना कंफ्यूज हो चाहिए। जाइएगा तो इसमें ऑप्शन भी दे सकते हैं कि ये हाँ दो वो कम पहले होगा, होगा, तो हाँ सबसे कम इसी में सी फॉर कैट। हाँ समझ गए ना। अगला बोलता है भाई, ठीक है, बोलता है ग्लास रड व्हेन रब्ड विथ अ सिल्क, तो सीधी सी बात है, देखिए भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, और ये एक तरीके से कहिए नेचुरल फेनोमेना है इस पूरे यूनिवर्स में, ऐसा क्यों होता है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। तो जब भी आपके पास कोई ग्लास रड है उसको सिल्क क्लोथ से रब कीजिएगा ना, तो ऐसा माना जाता है कि ग्लास के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव एक तरीके से चार्ज बनता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, ग्लास जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, सिल्क को दे देता है, यानी आप कहेंगे सिल्क जो होता है एक तरीके से भूखा होता है इलेक्ट्रॉन का, एक ग्लास से एक तरीके से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, देता है पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये देता है भाई, ग्लास आपका पॉजिटिव बन जाएगा, देता है, तो इट्स गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन्स। हाँ वही है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मतलब पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, तो इसका दिया C4 कैट हो जाएगा एक्यूरेट, ठीक ना भाई, मतलब पॉजिटिव की तरह दिया बिहेव करता है। और यही सेम चीज़ जस्ट अपोजिट होता है, जैसे एक होता है एक स्टोन आता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है उसको, अंबर हाँ अंबर अंबर कहते अंबर, हाँ हाँ अंबर, उसको जब रगड़िएगा ना तो वो नेगेटिव बना देता है, ठीक ना भाई, समझ गए, वो जस्ट अपोजिट हो जाता है इसमें। अगला बोलता है वेदर सर्किट में भी AC और DC विच आर द फॉलोइंग इफेक्टिव रिड्यूसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, हमारे ना AC DC और करंट के मैग्नीट्यूड को घटाना होता है, रेजिस्टेंस हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब D4 हो जाएगा, ठीक है। बोला इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू रिमूव, तो क्या सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा, तो देखिए इसमें थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट देता है भाई, D4 डॉग देता है, दिया है सर। देखिए ये ऑर्बिट है वही, जैसे न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस आपका सेंटर में एटम के, ठीक है, तो अब वहाँ से जो सबसे नज़दीक ऑर्बिट होगा ना उसको थर्ड ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है, उसके बाहर निकले सेकंड ऑर्बिट, उसके बाहर निकले तो फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो ये ऑर्बिट का नाम उल्टा क्यों पड़ा गया है, तो ये जब आप क्या बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स पढ़िएगा ना, जिसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर आपको कभी भी पढ़ना है तो पूरा क्वांटम फिजिक्स समझना होगा आपको, ठीक है, जब तक आप क्वांटम फिजिक्स नहीं समझिएगा ना तब तक वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और जो मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में बताया है ना आपको एक तरीके से कि
जी सर, उसमें वो पेड़ वाले में सारे बहुत बेहतरीन है शुरू ना से। ना ना, वो भी एक तरीके का ये बच्चा वाला लेवल है, ठीक है। उसमें तो सिर्फ ऑर्बिट के बारे में बता दिया गया आपको, ठीक है। उससे भी ऊपर है वो, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स एक तरीके, उससे भी ज़्यादा डीप माइक्रोस्कोपिक में जाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको ये देखिए, क्वांटम फिजिक्स में सीधे सीधे ये पता चलता है भाई हम लोग को कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, अलग अलग एनर्जी पे अलग अलग बिहेव करता है, ठीक है। तो जब आप किसी भी एटम में एनर्जी दीजिएगा, बाहरी एनर्जी दीजिएगा ना, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हायर ऑर्डर ऑफ एनर्जी से लोअर ऑर्डर ऑफ एनर्जी में चला जाता है, समझ रहे बात को, मतलब वो जंप करने लगता है। तो पूरा क्वांटम फिजिक्स का, तो जब इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट होगा तो उसमें आपको बहुत, मतलब समझिए 10 लेक्चर तो आपका इसी पे चलेगा एक तरीके से। ओके, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट में, मतलब ये यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है भाई, ठीक ना। मतलब इसको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा आपको निकालने के लिए, ऐसे समझिए सीधे सीधे। और उससे भी समझ सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन वहाँ पे ऑर्बिट का बात नहीं हुआ था, ठीक है ना भाई। थर्ड बैलेंस क्या होता है, ये ऑर्बिट क्या होता है, सेकंड फर्स्ट हाँ क्या होता हाँ है, ठीक है ना। अगला पढ़ते हैं। व्हेन वन लेग, देखिए क्या बोल रहा है, पैरेलल सर्किट है, मान लेते हैं 3 रेजिस्टेंस या फिर 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक ना भाई। और एक बैटरी जोड़ रखा है आपने, ठीक है, क्लियर। तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, बैटरी से निकलेगा। तब तक करंट आपका डिवाइड नहीं होगा जब तक कि आगे में इसको ब्रांचेस ना मिल जाए, ठीक है ना, समझ गया बात को। हाँ, तो बोल रहा है वन लेग ऑफ पैरेलल सर्किट इज ओपन आउट ऑफ द टोटल करंट विल बी, मतलब एक रेजिस्टेंस का जो टांग है ना वो टूट चुका है सर्किट से। तो सीधी सी बात है, बाकी का जो 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है पैरेलल में, या फिर 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है पैरेलल में, वो क्या होगा, उसमें तो करंट जाते रहेगा ना, समझ रहे बात को। क्योंकि इसमें आपका मेन सप्लाई से ऑफ नहीं किया गया करंट, क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे जी हैं। जी जी। तो वही हाँ बोल सर। रहा है कि अब सीधी सी बात है, एक लेग अगर ओपन हो गया, इसका मतलब क्या, वो रेजिस्टेंस डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग जी। समझते हैं, पहले 4 रेजिस्टेंस था, 4 ओम का पैरेलल में लगा हुआ, ठीक है। हाँ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा होगा, 4/4 ओम, यानी 1 ओम आ रहा पॉइंट होगा। टू फाइव ना ना ना, 4 अच्छा, ओम, इक्विवेलेंट तो सर 1 ओम होगा, हाँ हाँ। 1 ओम, ठीक है। तो 1 ओम, और वोल्टेज मान लेते हैं मेरा 12 वोल्ट का लगा होता है, तो करंट कितना आ रहा होगा, 12 एम्पियर का करंट आ रहा होगा, ठीक है। 12 एम्पियर। अब बोला इसने कि एक रेजिस्टेंस खत्म हो गया, यानी अब क्या होगा, 4/3, है ना, 4/3 इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया पहले से, ठीक है। तो बढ़ रेजिस्टेंस गया तो बढ़ गया। करंट मेरा क्या होगा, घट जाएगा, टोटल करंट विल घट भी जाएगा। डिक्रीज देता है, सिफोकाइट डिक्रीज। देखिए तो। डिक्रीज कैसे कर दिया है सर। हाँ चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वो राइट, इन लैंप लोड। हाँ 2 लैंप है, 100 वाट का 40 वाट का, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है 230 वोल्ट से। अब आपको नहीं सर, इसके करेक्ट, ऊपर एक क्वेश्चन था सर। अच्छा अच्छा इन इसमें, हाँ लैंप हाँ लोड हाँ, व्हेन मोर देन 82। देखिए क्या बोलता है, इन अ लैंप लोड व्हेन मोर देन वन लैंप आर स्विच ऑन द टोटल रेजिस्टेंस। देखिए सबसे पहले लैंप लोड पैरेलल में लगा होता है, पैरेलल में लगा हुआ, इसका मतलब क्या, अगर आप एक से अधिक लैंप को स्विच करते हैं, यानी मतलब क्या, आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस और बढ़ चुका है बल्ब के कारण, ठीक है ना, समझ गए। क्योंकि बल्ब ऐसा लोड की तरह बिहेव कर रहा है कि बल्ब खुद में एक रेजिस्टेंस है, समझ गए भाई। और पैरेलल जी में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा वैसे वैसे क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटता है, जो कि अभी जस्ट मैंने आपको समझाया ऊपर वाले क्वेश्चन में, जी समझ रहे हैं सर। बात हाँ को। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, देता है इसका बी फॉरवर्ड। दिया है सर। हाँ चलिए ठीक है, अगला बोलता है 2 लैंप है 100 वाट का 40 वाट का, दोनों को सीरीज में जोड़ना है, और बैटरी लगा दिया या फिर कहीं वोल्टेज लगा दिया हमने 230 वोल्ट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सीधी सी बात है, सीरीज में लगा हुआ भाई, सबसे पहले मेरे को बताइए सीरीज में ब्राइटनेस कैसे डिफाइन कीजिएगा। मैंने आपको बताया ब्राइटनेस किसी भी बल्ब का, जिसका रजिस्टेंस सर ज्यादा होगा। हाँ ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या, वोल्टेज वहाँ पे ज़्यादा ड्रॉप होगा, वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा तो सीधी सी, क्योंकि करंट से आप डिफाइन नहीं कर सकते, करंट जो है आपका हर जगह सेम है, ठीक है, दोनों बल्ब में, ठीक है ना। तो अब यस बताइए, सर। आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर के, तो आपका जिसका पावर एक तरीके से कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, राइट। यानी ज्यादा होगा। 40 वाट जो है ज़्यादा ब्राइट करेगा, ठीक ना भाई, ज्यादा देता है ब्राइट करेगा। बी Yes। फोर बॉल देता है, हाँ दिया देखिए है। तो। हाँ हाँ दिया है ठीक है, वही अगर पैरेलल में चले जाएंगे ना, यही सर्किट अगर पैरेलल में बोलता है कि 2 बल्ब है 100 वाट और 100 वाट का पैरेलल में लगा हुआ है, तो इस केस में बताइए कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो पैरेलल में आप जब डिफाइन कीजिएगा, देखिए हर जगह जो ब्राइटनेस होता है पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब पावर इक्वल टू आपको पता है वोल्टेज इनटू करंट होता है, ठीक ना भाई, समझ गए बात को। तो देखिए सीरीज के केस में हम लोग करंट से इसलिए आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि करंट वहाँ पे दोनों जगह सेम था, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ एक बचा वोल्टेज, ठीक है, तो वोल्टेज के हिसाब से मैंने देख लिया, ठीक है। अब जब हम लोग पैरेलल में शिफ्ट होंगे तो पैरेलल में क्या होता है, दोनों बल्ब के क्रॉस तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा 230 230, Yes, राइट। sir। तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचता है क्या, करंट, यानी करंट जिसके पास ज़्यादा आएगा उसके पास पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि वोल्टेज दोनों के पास कांस्टेंट था, ठीक है। तो पावर ज़्यादा का मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पैरेलल केस में, अब बताइए पैरेलल केस में 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है भाई, ठीक है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक मान लेते 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो किधर करंट ज़्यादा आएगा बताइए, जिधर मेरा कम रेजिस्टेंस है, समझ रहे बात को। Yes, sir। हाँ? हाँ। तो पैरेलल सर्किट में
आपका जो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा ये 100 वॉट का करने लगेगा। क्यों? हाँ सर, क्योंकि क्योंकि पावर इसका डिफरेंस, इसका पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा और हाँ रेजिस्टेंस, करंट ज़्यादा हो हाँ जाएगा। करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ता है, बोलता है 220 वोल्ट का बल्ब है, 100 वॉट, रेजिस्टेंस बताना भाई, रेजिस्टेंस तो पूछा। निकल जाएगा R इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी पे निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है द केस ऑफ डायरेक्ट करंट, डीसी करंट के बारे में बता रहा भाई, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। तो कांस्टेंट। हाँ तो छोड़ दिए इसका, अगला बोलता ये है, हाँ ए फॉर एप्पल हो जाएगा भाई। 86 बोलता है व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ बकेट ऑफ वाटर लॉट्स ऑफ बबलिंग इज ऑब्जर्व, तुम्हारे डीसी में होता है ऐसा, ठीक ना भाई, समझिए। देखिए सबसे पहले जब केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें एक कंपाउंड होता है भाई, ठीक ना। देखिए 3 चीज़ चलता है जो कि जनरल कंपटीशन में भी काम है, कंपाउंड, मिक्सचर और एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट तो सबको पता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम पाया जाता है, जैसे कॉपर हो गया, मतलब जितने भी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है वो क्या है, एक ही एटम से मिलकर बना है। कॉपर में सिर्फ और सिर्फ कॉपर मिलेगा, टंगस्टन में सिर्फ टंगस्टन का एटम मिलेगा, राइट, समझ रहे बात को। यस सर। अब मिक्सचर और कंपाउंड यहाँ पे क्या हो जाता है, कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में जैसे ब्रास बनाना है आपको, ठीक है, तो ब्रास भाई क्या है आपका, या फिर कहिए जिंक प्लस कॉपर का मिक्सचर है ना, समझ रहे बात को। ब्रास नहीं है तो कॉपर, ये क्या बोलते हैं इसको, ब्रॉन्ज बोलते हैं ना भाई, ठीक है, ब्रॉन्ज। हाँ मतलब पीतल हो गया, पीतल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रास ही ना। तो ब्रास क्या होता है, जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब समझिए मेरा क्या कहना है कि इसमें जैसे 20% जिंक मिलाते हैं और 80% अगर आप मान लेते हैं कॉपर मिलाते हैं, फिर भी आपका ब्रास रहेगा। ठीक है, लेकिन उसमें मान लेते हैं मैं 25% जो है, सिंपल वे में मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिंपल वे में समझिए। मिक्सचर में कोई भी रेशियो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप मान लेते हैं नींबू पानी बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप चीनी मैं अपने हिसाब से 4 चम्मच भी डाल सकता हूँ, कोई हो सकता है 2 चम्मच भी डाल सकता है। ठीक है, तो मिक्सचर में जो पानी का क्वांटिटी और जो चीनी का क्वांटिटी था वो कभी भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, समझ गए बात को, वो अपने हिसाब से चेंज कर। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, जैसे आप ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन क्या है आपका, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2, ठीक ना भाई, तो CO2 क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन 1 है और ऑक्सीजन आपका क्या है यहाँ पे 2 है, तो इसका रेशियो क्या हुआ 1:2 का हो गया एक तरीके से। तो 1:2 में आप रखेंगे तब जाके ये हमेशा कार्बन ही बनेगा। लेकिन वही अगर आपने इसके रेशियो को चेंज कर दिया ना तो ये कुछ और नया चीज़ बन जाएगा फिर। ठीक है, समझ गया ना। तो कंपाउंड में आपका रेशियो फिक्स होता है, मिक्सचर में आपका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है। क्लियर। तो अब यही चीज़ जैसे पानी है, पानी क्या बोलेंगे H2O, पानी क्या है मेरा, ये कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन मेरा 1 है। ठीक है, यानी इसका जब रेशियो फिक्स है, रेशियो फिक्स कर रहा है तभी वहाँ पे पानी बन रहा है, रेशियो चेंज कर दिया तो कुछ और नया चीज़ बन जाएगा। ठीक है ना, केमिस्ट्री का सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप डीसी करंट देते हैं तो आपको पता है डीसी करंट कुछ नहीं भाई, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से बहना होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक तरीके एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या करता होगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को में भी ब्रेक डाउन करता होगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो उसके कारण क्या होगा, बबलिंग आता है। तो उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस समझिए डीसी में ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट बोलता है रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट। तो क्या होगा आपका, ये कार्बन का मैंने बताया था नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, राइट, और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसका मतलब क्या, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाने। होगा तो सर देखिए आपने अभी पढ़ा वोल्टेज बढ़ाने से, जैसे आपका फॉर्मूला है ना, R इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, समझ रहे बात को, या फिर कहिए R इक्वल टू होता है ना V बाई आई, समझ रहे बात को। तो दोनों केस में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज बढ़े तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा, समझ रहे बात को। जैसे ओम्स लॉ के हिसाब से भाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, प्रोपोर्शनल को हटाइएगा तो V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई। ठीक है, तो देख रहे हैं रेजिस्टेंस और वोल्टेज क्या है, आपस में बराबर सामने सामने नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपको पता है मेटल के लिए वोल्टेज बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस आपको बढ़ जाता है मेटल के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे कार्बन की बात करें, मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात हो रही है, यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज अगर आप बढ़ाइएगा तो ये इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। देखिए तो देता है बी फुटबॉल। हाँ सर दिया है। चलिए ठीक है, अगला बोलता है जो स्ट्रीट लाइटनिंग में, स्ट्रीट मतलब सड़क के किनारे जो बल्ब सब हमेशा पैरेलल में लगा होता है, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। बोलता है फॉर टेस्टिंग एप्लीकेशन द वाटेज ऑफ द टेस्ट लैम्प शुड बी, तो इसका माने ना वेरी हाई होना चाहिए। ठीक है, देता है ऐसा C4 कैट। यस सर दिया। देखिए समझाता हूँ क्यों होता है ऐसा। देखिए टेस्टिंग लैंप मतलब सीधे सीधे भाई हम लोग को जो सर्किट टेस्ट करना है ना, उसका कोई पावर रेटिंग नहीं पता होता है, कितना करंट खींच रहा है ये भी नहीं पता होता है, कितना वोल्टेज पे काम कर रहा है ये भी नहीं पता होता है। ठीक है, समझ गए बात को। तो अगर हम लोग मान लेते हैं मेरे पास एक सर्किट है जो कि 10 किलो वाट का है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेंज हो जाएगा, मान लेते हैं 500 वाट का भाई, ठीक ना, 500 वाट का मेरे पास एक सर्किट है। अब सीधी सी बात है, अब ये तो मैं जानता हूँ ना, लेकिन जो नया आदमी इसको नहीं पता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर उसमें वो टेस्टिंग लैंप यूज़ करेगा, मान लीजिए जिसका रेटिंग है सिर्फ 250 वाट का, तो उसमें जब भी वो सटाएगा ना कहीं पे भी,
तो सीधे सीधे बल्ब को ही ब्लास्ट कर देगा। समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि वो बल्ब का रेटिंग ही था एक तरीके से 200 वाट या फिर 250 वाट, और वो सर्किट पे आपने कहाँ पे एक तरीके से कनेक्ट कर दिया, 500 वाट पे कनेक्ट कर 500 दिया। वाट सोच रहा है? तो करंट ज़्यादा खींचेगा तो ऑटोमेटिक आपका तार वार पिघल जाए, फिर बल्ब भी आपके एक तरीके से क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? तो इसीलिए टेस्टिंग लैम्प मतलब अननोन जगह हम लोग काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा जो आपका टेस्टिंग लैम्प होगा उसका हमेशा क्या होना चाहिए, वोल्टेज हैवी होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग अननोन सर्किट में कनेक्ट करें तो कभी भी वो क्या हो, खराब ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्विचिंग ऑफ अ लैम्प इन अ हाउस प्रोड्यूस नॉइज इन द रेडियो। देखिए ये क्या होता है, सीधे सीधे आपको पता है भाई कि जैसे कभी आपने घोस्ट वाला वीडियो देखा है यूट्यूब पे, भूत वाला? उसमें एक ईवीएम मीटर होता है, ईएमएफ मीटर बोलता है, ठीक ना भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे मान लेते हैं आप सुनसान एरिया में जा रहे हैं, ठीक है, जंगल में, या फिर कोई मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है, खंडर है, तो उसमें देखिएगा क्या होता है कि ईवीएम मीटर को ऑन कर दिया जाता है और उससे दूर हट जाया जाता है। ठीक है ना? तो वहाँ पे कोई भी अगर एनर्जी होगा ना, एनर्जी कुछ नहीं, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के वेव में होता है। ठीक है, समझ के बात को? तो कोई भी अगर वहाँ पे एनर्जी होगा ना जिसको हम लोग देख नहीं पाते नेकेड आई से, तो आपका ईएमएफ मीटर जो है ना उसको एक तरीके से शो करने लगता है, क्योंकि सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो इंटरेक्ट होकर के सिग्नल देता है। ठीक है, उसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं हम लोग। क्लियर हुआ? जैसे इंडक्शन प्रिंसिपल कैसे है कि आप प्राइमरी में एक तरीके से करंट दे रहे हैं, डी फाइव डी टी नेचर फ्लक्स सेटअप हो रहा है, तो ऑटोमेटिक और सेकेंडरी में एक तरीके से करंट आ जा रहा है, राइट? तो वहाँ पे ऐसे ही होता है कि साइड आसपास में कोई भी अगर वैसा फील्ड एनर्जी है फील्ड के रूप में, तो आपको वहाँ पे शो करता है। ठीक है ना? तो यही चीज, और वहाँ पे आदमी, जैसे अगर आप भी जाइएगा ना, तो आपके बॉडी से भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। ठीक ना भाई? तो वो भी क्या करेगा, वहाँ पे एक तरीके से उसको पकड़ता है, तो आदमी को दूर हटना होता है वहाँ से। ठीक है, तो यही चीज़ है कि रेडियो को देखिए क्या बोलता है, स्विचिंग लैम्प। स्विचिंग लैम्प कहने का मतलब क्या, जहाँ पे चिंगारी बने, या फिर कहीं आप बार बार, देखिए स्विचिंग लैम्प का मतलब होता है ऑन ऑफ करना। ठीक है, जैसे आप फ्रिज को कभी भी बंद या फिर चालू कीजिए, या फिर गाँव देहात में देखे हैं ना, वो जो टुल्लू मोटर होता है, देखे है ना, जो बाहर निकला होता है, देखे है ना, उसको जब आप बटन से दबाइएगा ना, फिर बंद किया, देखिए चिंगारी निकलता है वहाँ पे जो स्विच लगा होता है, देखे है ना। तो स्विच जो आप बार बार ऑन ऑफ कर रहे हो, उससे जो चिंगारी लगना, उसको हम सीधे से बोले स्विचिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब आर्किंग आ रहा है। ठीक है, आर्किंग मतलब सीधे सीधे क्या करंट है, और वो करंट एक तरीके से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप रेडियो ये सब लेके जाइएगा ना, फिर मोबाइल ये सब लेके जाइए, तो देखिए नॉइज आने लगता है, सन करने लगता है, क्योंकि आपके मोबाइल से जो सिग्नल निकल रहा है और वो जो एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ना, दोनों में इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये बोल रहा है स्विचिंग ऑफ अ लैम्प इन अ हाउस प्रोड्यूस नॉइज इन द रेडियो, दिस इज बिकॉज स्विचिंग ऑपरेशन प्रोड्यूसर्स। तो सीधी सी बात है, आर्क के क्रॉस सेपरेटिंग कंसेप्ट। हाँ यही हो जाएगा भाई। ठीक है ना? ऐसे इसका बोथ होगा, मैकेनिकल नॉइज देता है इसका। ऐसे तो ए फॉर एप्पल मारे ना, टेक्निकली यही होना चाहिए। क्या देता है भाई इसका? सर 90 का यही दिया है। हाँ चलिए ठीक है, अगला बोलता है स्पार्किंग अकर्स व्हेन अ लोड इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज। हमारे स्पार्किंग वहाँ पे होगा जहाँ पे हाई इंडक्टेंस होगा। ठीक है ना? क्योंकि इंडक्टेंस में क्या होता है, ये एनर्जी स्टोर करता है, और जब आप बंद करते हैं तो ऑटोमेटिक कोलैप्स कर जाता है। का विरोध करने लगता है सर। समझ गए? अगला बोलता है कॉपर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये वही वाला मैंने बताया। ठीक है, कि कॉपर वायर है, इसका सर्टेन लेंथ है, और रेजिस्टेंस जो है हम लोग को इसको मतलब ये लेंथ में चेंजिंग करें तो रेजिस्टेंस में क्या होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन क्या है, इसके लिए क्वेश्चन आपका वीडियो बना हुआ था ऑलरेडी, आप सीधे सीधे बेसिक इलेक्ट्रिकल फोल्डर बना होगा। ठीक है ना, यूट्यूब पे। और बेसिक इलेक्ट्रिकल में सिंपल बेसिक इलेक्ट्रिकल का फोल्डर बना होगा, उसमें आप देखिएगा, उसमें जितना भी वीडियो होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्ले लिस्ट में भाई। ठीक है ना? ओके, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रेजिस्टेंस एलिमेंट ऑफ अ हीटर फ्यूज एंड देन रिकनेक्ट। देखिए क्या बोला, एक आपके पास हीटर है। ठीक है, तो पुराने ज़माने में जो हीटर देखा था हमने, वो नाइक्रोम वायर होता था। ठीक है, और वो क्या होता था, कुछ दिन के बाद टूटने लगता था, राइट? और टूटता था, क्या करते, एक जगह टूटता था उसको जोड़ देते थे हाथ से। ठीक है, उसका देखते थे कि जहाँ से टूटा है ना, वहाँ पे देखिएगा धीम हो जाता था उसका ब्राइटनेस जो भी है, फिर गर्मी जो करता था, है ना? तो वही बोल रहा है कि एक मेरे पास हीटर है, और ये बोल रहा है कि टूट जा रहा है बार बार, मतलब इसका हीटर फ्यूज़ होने का मतलब वही टूट जा रहा है इसका। ठीक ना, हीटर कॉइल टूट जा रहा है बार बार, उसको हम लोग फिर से रिकनेक्ट कर रहे हैं कुछ पोर्शन को हटाने के बाद। सीधी सी बात है, जोड़िए तो कुछ ना कुछ तो लेंथ में कमी आएगा ना उसमें। समझ रहे बात को? वो रहा है, तो पावर जो होगा हीटर का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा? अब बताइए, अब सोचने वाली बात है। सबसे पहले देखिए, सिंपल वे में पावर का कहने का मतलब क्या, इसमें क्या बोल रहा है, पावर ऑफ द पावर मतलब वही वाट के बारे में पूछ रहा है भाई। ठीक है ना, पावर। तो कैसे सोचिएगा बताइए। सबसे पहले यहाँ पे आपका लेंथ में कमी हो रहा है, राइट? यस सर। लेंथ में कमी हो रहा है, सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस में कमी आ रेजिस्टेंस जाएगा। में कमी हो जाएगा, रेजिस्टेंस में कमी होगा तो पावर इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस में अगर कमी होगा तो आप कहेंगे सीधे सीधे पावर रेटिंग क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। ठीक ना भाई? पावर इक्वल क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक ना, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो रेजिस्टेंस घट गया तो पावर रेटिंग बढ़ जाएगा, पावर रेटिंग बढ़ेगा। इसका बी फॉर बॉल देता है भाई, देखिए तो रेजिस्टेंस घटेगा तो पावर बढ़ेगा, देता है बी फॉर बॉल।
हाँ सर दिया है। हाँ तो उसका बढ़ जाएगा, पावर रेटिंग बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। अब पावर रेटिंग बढ़ गया इसका मतलब कि आप लॉस में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पावर ये रेटिंग ज़्यादा पावर बढ़ने का लेगा। मतलब क्या है, ये ज़्यादा करंट खींच रहा है, और ज़्यादा करंट खींचना भी चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस आपका घट चुका है वहाँ पे, ठीक है, समझ गया। सेम वोल्टेज पर रेजिस्टेंस घट चुका है तो करंट ज़्यादा खींचेगा, करंट ज़्यादा खींचेगा, लेकिन आपको उतना गर्मी तो नहीं मिल रहा है ना पहले जितना, समझ रहे बात को। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्स्ट्रा बिजली बिल कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बदले में आपका आउटपुट में भी एक तरीके से वो एनर्जी नहीं मिल पा रहा है, इसके चलते आप क्या कर रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अगला है अ फील्ड ऑफ अ फोर्स कैन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन, तो फोर्स हमेशा क्या होगा, टू आयंस मार दिए, दो आयंस के बीच में होता है आपका, ठीक है ना, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी तो आपका वहाँ पे बनेगा। यस समझ सर। रहे हैं ना। अगला बोलता है अ सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट डिसिमिलर एटम, मतलब अलग, तो वो हमारे कंपाउंड हो जाएगा। डिसिमिलर एटम हो गया मतलब अलग अलग एटम, जैसे आपका ये ब्रास मैंने आपको बताया, ठीक है, इसमें जिंक भी होगा और कॉपर का भी एटम होगा, ठीक है। अगला बोलता है वन माइक्रो, कंपाउंड होगा। हाँ मतलब कंपाउंड हो जाएगा। अगला बोलता है माइक्रो डी। वोल्ट, तो इसका हो जाएगा ए फॉर डी। ए फॉर माइक्रो है ना भाई, सॉरी 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 सर, माइक्रो 3 होगा। मेगा ना ना, माइक्रो में मिली हो कितना होता है हाँ सर नैनो, मिली, ये 6 डी ही होगा। हाँ माइक्रो मतलब 6 और नैनो में -3, ठीक है। पीको में हाँ। हो जाएगा आपका 12, पीको में 12 होता है, ठीक है। 15 किस में होता है, फैदम में 15 होता है, ठीक है, समझ गया ना। अगला पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर, तो ये तो याद करने वाली बात है। इसका क्या देता है इसका भाई, D4 डॉग देता है 10⁻8, हाँ सर दिया है। ठीक है, 10⁻8 याद कर लीजिए। अगला बोलता है इंटरनेशनल ओम इज डिफाइन इन द टर्म ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मारिना, इसका ये हो जाएगा, रुकिए इसका क्या देता है भाई, इसका ये कॉपर दिया है। कूलम ऑफ मर्क्यूरी। हम्म। देखिए इसको समझाता हूँ मैं क्या बोलता है। इंटरनेशनल ओम इज डिफाइन इन द टर्म ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कूलम ऑफ मर्क्यूरी। इसको कैसे समझे भाई, इसको आप याद कीजिए, ठीक है ना भाई। लेकिन मर्क्यूरी से मैं एक क्वेश्चन आपको याद दिला देता हूँ, समझ में आ जाएगा। क्या बोलते हैं, प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं आप, प्रेशर क्या होता है, या फिर जो बैरोमीटर होता है जिससे हम लोग प्रेशर नापते हैं, वायु दाब, तो उसमें हम लोग मर्क्यूरी यूज़ करते हैं, उसे क्या समझते हैं आप बता सकते हैं? तो इसके बारे में मुझे नॉलेज है सर। अच्छा अच्छा नहीं पता है चलिए कोई नहीं, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। 3 आइडेंटिकल रजिस्टर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में जोड़ा गया है, एंड देन इज इन सीरीज, ठीक है, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन टू द सेकंड विल बी। देखिए भाई इसमें क्या बोला, रेशियो पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, तो मान लेता हूँ तीनों जो है आर ओम का है, राइट। पहली बार में हम लोगों को पैरेलल में जोड़ा था, R/3 हो जाएगा, राइट, ठीक यस है। सर। तो R/3 पहले ऊपर में रखेंगे क्योंकि पहले इसने पैरेलल का जिक्र किया, ठीक है, R/3 हो गया, फिर भागा देंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे 3R, ठीक है ना, क्योंकि तीनों को फिर सीरीज में जोड़ा तो तीनों R क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो इसका आप सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है ना। 1/9 हो जाएगा। हाँ तो निकल जाएगा इस तरीके, R कट जाएगा तो ऊपर में आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला है आपका बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इनकरेक्ट, तो पावर इक्वल टू VI सही है, P इक्वल टू I स्क्वायर सही है, P इक्वल टू P इक्वल टू V/R स्क्वायर सर इनकरेक्ट हमारे होगा। C4 कैट हो जाएगा। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट में पता है क्या हो जाएगा भाई, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज मारिए तो व्हीटस्टोन ब्रिज से व्हीटस्टोन ब्रिज ही होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज दिया से आप भी है। फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, बेसिक में मैंने आपको बताया था भाई, ठीक है ना। इसमें 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हम लोग को पता होता है, एक रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, ठीक ना, समझ गए। और तीनों को फिर हम लोग क्या करना होता है, इक्वेशन बनता है वहाँ पे, PQ बराबर SR, जो भी नामिंग आप नेम कीजिएगा ना वहाँ पे ब्रिज का, उस बेसिस पे आपका बनता है, ठीक है। तो वहाँ से आपका रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाता है। अगला बोलता है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन L एंड M, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, L और M है ना, तो यहाँ से एक सबसे पहले एक तार निकाल दीजिए आप, L से भी तार निकाल दीजिए, M में भी तार निकाल दीजिए, ठीक है। L को आप पॉजिटिव मान लीजिए, ठीक ना भाई, तो यहाँ से करंट जाएगा तो L पॉइंट पे आते हैं, तीनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए बात को, हाँ। तो सबसे पहले देखिए जो ऊपर में आपका 6 ओम और ये 14 ओम है ना, ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, 20 ओम हो गया, और 20 इसके पैरेलल है तो 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपका पुराने वाले सेशन में आपका न्यूमेरिकल बना हुआ, तो उसे आप देख तो लीजिए। सर ये 10 और ये 10 फिर से सीरीज में आ जाएंगे, 20 20 10 ओम हो जाएगा। हाँ बस मतलब ईजी है तो। अगला पढ़ते हैं, बोल रहा है 3 6 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल बनाया जा रहा है भाई, ठीक है। और 6 ओम का रेजिस्टेंस है तीनों। व्हाट इज द 12 रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर, तो 2 कॉर्नर में क्या होगा, तो वही है आपका, देखिए 2 कॉर्नर में अगर आप सप्लाई देते हैं तार निकाल करके, तो सीधी सी बात है आपका 2 रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में यानी 12 ओम और एक पैरेलल में आ जाएगा, ठीक ना भाई। तो 12 गुना 6 यानी 12 6 48 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 12 6 18, ठीक है। तो काट दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4 ओम देता आंसर इसका। यस सर दिया। अगला बोलता है ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, तो ओम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो सेमीकंडक्टर मारिए ना। सेमीकंडक्टर के लिए सर। अगला बोलता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो वही है ओम मीटर हो जाएगा, C4 कैट मारिए, वही कंडक्टेंस बोलता तो महो पर मीटर हो जाता, ठीक ना।
समझ गए। Yes, sir. अगला बोलता है टू कॉपर कंडक्टर हैव इक्वल लेंथ, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वन कंडक्टर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द अदर। देखिए क्या बोलता है, दो कॉपर तार है, दोनों का लेंथ बराबर है, ठीक है, लेकिन बोल रहा है इनका जो मोटाई है ना भाई, बोल रहा है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वन कंडक्टर इज 4 टाइम, मतलब एक मोटा है और एक पतला है, ठीक है। इफ द कंडक्टर हैविंग स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अदर कंडक्टर विल बी। तो बताइए क्या होगा। तो सर जो जिसका सर एरिया कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सही है। तो ये 40 ओम ज़्यादा है, तो जो जिसका एरिया सर ज़्यादा है उसका कम होगा, इससे 4 गुना ज़्यादा है तो 4 गुना कम हो जाएगा, हाँ 10 तो ओम 10 होगा। ओम हो जाएगा, ठीक है। अगला बोलता है नाइक्रोम वायर है, ठीक है, जो कि हम लोग हीटर कॉइल में यूज़ करते हैं, और इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत दिया हुआ था, नहीं, इसमें दिया हुआ भाई कि 1 मीटर अगर आप ये नाइक्रोम वायर यूज़ करेंगे ना तो 2 ओम का रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है, समझ गए। अब आपको रेजिस्टेंस ये हीटर बनाना है कितना, 1000 वाट 1 का। किलोवाट हाँ 20 मतलब इसका 20 वोल्ट 200 वोल्ट पे रेटेड है। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले ये जो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर था। देखिए ये जो सबसे पहले रेटिंग दिया है ना आपने, इतना रेटेड का आपको हीटर बनाना है, तो सबसे पहले इस रेटिंग पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, कितना रेजिस्टेंस आता है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, ठीक है, पी हो जाएगा, यानी 200 गुना 200 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक ना भाई, समझ तो गए। 2000 आए, 2000 हो गया सर फाइनल कर हाँ दीजिए। तो 2000 हो गया, मतलब ये आपको और इतना 2000 में 2 से रेजिस्टेंस भाग चाहिए। देंगे, 1000 मीटर, हाँ 1000 सर। तो बोलता है लेंथ ऑफ द, नहीं नहीं वो वैसे नहीं होगा भाई, रुकिए ना बता रहा हूँ। देखिए सॉरी 2000 मीटर आया ना, 2000 मीटर आया, सॉरी ओम कितना आ रहा है, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है पहले बताइए। 2000 इसका। 2000 ओम, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कीजिए कि 2 ओम में मेरे को 1 मीटर तार चाहिए, ठीक है, तो 1 ओम में मेरे को कितना चाहिए, 1/2, तो 2000 मीटर ओम चाहिए ना, तो 2000 यहाँ से भागा देना गुने 1/2। ना, इसको गलत आ रहा है कहीं से, रुकिए, 2 ओम के लिए 1 मीटर तार है, ठीक है, 1 मिनट आप कैलकुलेट कीजिए ना, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो सर 1 ओम के लिए 1/2 मीटर चाहिए, ठीक है, सही है। मतलब 1 ओम 1/2 मीटर को कवर करेगा। और तो अभी हम लोग को 2000 ओम चाहिए, तो 2000 ओम गुणे 1/2। एक मिनट भाई, 1 मिनट देखता हूँ मैं। भाई रेजिस्टेंस हम लोगों ने गलत कैलकुलेट किया है, ठीक है ना, ये आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 40 ओम आएगा, 200 देखिए गुणे ना, 200 हाँ बटा डिवाइडेड 1000। डिवाइडेड बाय 1000 कीजिए, सॉरी सर, हाँ हाँ हाँ, सॉरी मेरी गलती थी। ठीक है। तो 1 2 3 कट जाएगा 20 आपका 40 ओम। 20 दूनी 40, यानी 40 ओम चाहिए आपको ना, इस हीटर को बनाने के लिए 40 ओम का तो रेजिस्टेंस 40 चाहिए। बटा 1/2, 40 इंटू 1/2 कर तो देंगे 20 20 मीटर, मीटर। तो 20 मीटर डी सॉरी फॉर सर, डॉग हो जाएगा इसका, मेरी ठीक ना। अगला पढ़ते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट क्या होता है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही ईजी है भाई, ये होता है आपका जैसे आर बराबर आर नोट प्लस आर नोट, वो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी होता है, ठीक ना, समझ गए। तो यहाँ पे जो अल्फा है ना, अल्फा इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, समझ गए बात को। तो इसका यूनिट चाहिए ना आपको, तो आप क्या कीजिए, इधर तो आर है ही, ठीक है, जो कि आर टी बोलते हैं उसको, मतलब नए टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, समझ गए बात करो। तो इधर आ गया आर टी, और मतलब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो ये वही ओल्ड वाला जो आपका लेक्चर बना हुआ है ना, वहाँ से आप देख लिया सॉल्यूशन, आपको ये क्लियर हो जाएगा, राइट। हाँ सर, तो प्लेलिस्ट में इसका है सीधे सीधे पता क्या हो जाएगा आंसर, ओम, इसका भाई इसका सी फॉर कैट मारिए ना, ओम हाँ पर सर, ओम सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक ना। ओम्स पर ओम हाँ सेंटीग्रेड। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द लीस्ट रेजिस्टिविटी, तो लीस्ट रेजिस्टिविटी कितना, कॉपर का हो जाएगा। अगला कॉपर। बोलता है अकॉर्डिंग टू द फ्यूज लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वायर्स, तो हमारे यहाँ डी फॉर डॉग होता है, ठीक ना, डायमीटर का पावर 3/2 यानी 1.5 होता है, ठीक ना भाई, समझ गए। अकॉर्डिंग टू फ्यूज लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वायर इज, मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी इसी, मतलब ये डायमीटर के हिसाब से चलता है आपका, ठीक है। अगला पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प विल हैव द लीस्ट रेजिस्टेंस एट द रूम टेम्परेचर, तो लीस्ट रेजिस्टेंस रूम टेम्परेचर पे किसका होगा, जिसका सर पावर ज़्यादा होगा। मतलब रेजिस्टेंस बताना है ना, तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली पावर होता है, तो पावर जिसका ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस का कम होगा, ठीक है, यानी आपका 200 देता है सी फॉर कैट, क्योंकि वोल्टेज को कंपेयर नहीं कर, वोल्टेज सबका कांस्टेंट है। अगला बोलता है विच रजिस्टर विल बी फिजिकल लार्जर इन साइज, देखिए अब मैं बताता हूँ यहाँ पे, इसका हो जाएगा लार्ज बोल दिया ना, तो लार्ज में सबसे पहले पावर रेटिंग पकड़िए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बाजार में आपका जो रेजिस्टेंस मिलता है वो छोटा छोटा होता है, ठीक है, वो छोटा इसलिए होता है क्योंकि उसका वाटेज जो होता है बहुत कम होता है, ठीक ना भाई, समझ गए बात को, ठीक है। लेकिन आपको बड़े वाटेज का, जैसे मान लेते हैं आपको ट्रांसफार्मर बनाना है, ठीक है, सिंपल से समझिए, ट्रांसफार्मर बनाना है 10 मान लेते हैं, एक बनाना है आपको 1000, मतलब 1 किलोवाट का केवीए का बनाना है, और दूसरा आपका 5 केवीए का बनाना है, किसका साइज बड़ा होगा पहले बताइए। 5 केवी। 5 केवीए कैसे, क्योंकि सर उसमें हमको ज़्यादा वोल्टेज और करंट को चेंज करना है, तो ज़्यादा टर्न रहेगा, सब कुछ उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखिए केवीए का मतलब कुछ नहीं, आपका प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट है, राइट, ठीक है।
तो सीधी सी बात है, अगर आपको 5 केवी यानी आपका केवीए डिफाइन कर रहा है यहाँ पे वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, या फिर कहीं 220 पे ही रखें, 220 को आप जैसे मान लीजिए 11,000 केवी को आप सीधे 220 पे ला रहे हैं, ठीक है ना भाई, समझ के बात को, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा दोनों तरफ, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, समझ के बात को। तो 11,000 वोल्टेज आपको कन्वर्ट करना है किस में, 220 में, या फिर कहीं 440 में, राइट। तो सीधी सी बात है, आपको टर्न्स यहाँ पे क्या करना होगा, ज़्यादा लपेटना होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मतलब सिंपल है ये सब तो। ओके, तो अभी कितना हो जाएगा सर, बी फॉर बॉल देता है, मतलब वाटेज वो बस पकड़िएगा ना, वाटेज जिसका ज़्यादा होगा वो एक तरीके से बड़ा साइज में होगा। ओके, अगला पढ़ते हैं, व्हेन करंट फ्लो थ्रू हीटर कॉइल इट ग्लो बट सप्लाई वायर डज नॉट ग्लो बिकॉज, वही बोला है, हीटर में जब करंट फ्लो होता है, नाइक्रोम वायर में करंट जाता है तो वो एक तरीके ग्लो करता है, ठीक है, वायर में फ्लो होता है तो क्यों नहीं, तो सीधी सी बात है, वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है कंडक्टिंग वायर का, ठीक है ना। तो इसका Resistance of heater coil is more than the हाँ supply wire. C4 कैट हो जाएगा। अगला बोलता है द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी अंडर ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का क्या है कंडीशन, तो टेम्परेचर एट पॉजिटिव एंड शुड बी, नहीं रेजिस्टेंस मस्ट बी यूनिफॉर्म, मारिए तो ए फॉर एप्पल हो जाएगा सर, ठीक है, Yes, sir. यूनिफॉर्म होना चाहिए। रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए बोल रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी आपका रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म रहेगा। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज सेम एज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, नहीं सेम नहीं होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर इज मटेरियल विच कंडक्टिविटी हैज कंडक्टिविटी हैविंग एवरेज, नहीं ये भी गलत है। सेमीकंडक्टर इज वन विच कंडक्टिविटी हैव हाफ, नहीं ये भी गलत है। सेमीकंडक्टर इज मटेरियल मेड ऑफ, नहीं, इसका ए फॉर एप्पल मार दीजिए भाई, ठीक है। लेयर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इंसुलेटर, हमारी ए फॉर एप्पल देता है ना, मतलब ये लैंग्वेज गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ सर, ये फॉर एप्पल हाँ दिया है मतलब इसका language. सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी इंसुलेटर और मेटल के कंडक्टर के बीच में लाई करता है, ठीक ना, समझिए। अगला बोलता है रियोस्टेट डिफर फ्रॉम पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट डिफर क्यों होता है पोटेंशियोमीटर से, तो मानिए ना रियोस्टेट में इसमें हाइयर वाटेज रेटिंग होता है भाई, बी फॉर बॉल मारिए, देता है, क्योंकि रियोस्टेट को हम लोग हाँ क्या सर, कर रहे दिया हैं, है. हाँ तार लपेट करके बना रहे हैं ना, तो उस तार में क्या है एक तरीके से, देखिए वाटेज रेटिंग क्यों बढ़ जाएगा किसी भी वेरिएबल रियोस्टेट का, क्योंकि वहाँ पे आप एज अ वायर यूज़ कर रहे हैं ना रेजिस्टेंस को बनाने के लिए, ठीक है, और उस वायर का जितना मोटा आप थिकनेस रखिएगा भाई, उतना ही ज़्यादा उसमें क्या कर सकते हैं आप, करंट फ्लो करवा सकते हो। करंट ज़्यादा बहेगा उसका मतलब क्या, कि जैसे देखिए सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आपके पास एक 9 वोल्ट वाला बैटरी देखा है ना, ब्लू कलर का जो आता है, देखे है हाँ ना, हाँ सर. और एक आप रेजिस्टेंस ले लीजिएगा बाजार से 1000 ओम का या फिर 500 ओम का, ठीक है, समझ गए बात को, या फिर उससे छोटा ही रखिएगा, और इसको जब आप दोनों में जोड़ दीजिएगा ना, देखिए वो रेजिस्टेंस में आग लग जाएगा तुरंत, देखा है कभी आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट, वो आपका ब्लास्ट कर मतलब उसमें जल कर खाक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था ना भाई, ये इस बैटरी से जो पावर मिला ना इसको, समझ रहे बात को, उसके लिए डिज़ाइन ही नहीं था, क्लियर हुआ, ठीक है ना। इस बैटरी से जो करंट निकला है, फिर जो वोल्टेज आपने दिया ना, वो वोल्टेज इसको एक तरीके से डैमेज कर दिया, क्लियर। तो वही है, वाटेज रेटिंग का मतलब सीधे सीधे होता है कि आप उसमें ज़्यादा एक तरीके से करंट या फिर वोल्टेज, मतलब वाटेज का मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है, तो अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है, करंट आप ज़्यादा दे सकते हैं, क्लियर, ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका। और पोटेंशियोमीटर कुछ नहीं, पोटेंशियोमीटर हम लोग जो आपका क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल होते हैं ना, अननोन सेल का अगर बैटरी फाइंड आउट करना है, जैसे वोल्टेक सेल, गैल्वेनो सेल, ये सब जो होता है उसको आप फाइंड आउट करने के लिए ड्राई सेल ये सब के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, द वेट ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर एज कम्पेयर टू द कॉपर, मारे ना इसका हल्का हो जाएगा, तो कितना देता है 50% देता है भाई, 50% मतलब आधा आधा हो जाता है। अगला बोलता है एन ओपन रेजिस्टेंस व्हेन चेक्ड विथ ओम मीटर इट्स रीड, तो ओपन रजिस्टर है भाई, ठीक है, तो ये क्या ओम मीटर में क्या शो करेगा बताइए, इनफाइनाइट सोर्स. इनफाइनाइट सोर्स देना चाहिए, देखिए तो क्या देता सर है, जब ओपन है तो सर तो इनफाइनाइट. ओपन तो भाई ये रजिस्टर बोल रहा है, सर्किट के बारे में नहीं बोल रहा है, तो सर्किट रहता है तब आप इनफाइनाइट मार देते हैं, ठीक है, इसमें क्या देता है देखिए तो, 118 का सर दिया, बी दिया है. ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, बोलता है डैश आर द मटेरियल हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मच लेस देन मोस्ट ऑफ द मेटल बट मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंसुलेटर, तो हमारी ना सेमीकंडक्टर हो जाएगा, राइट, मतलब कंडक्टिविटी से कम हो, कंडक्टर से कम होता है और इंसुलेटर से ज़्यादा होता है। बोलता है ऑल गुड कंडक्टर है तो कंडक्टेंस होता है। बोलता है वोल्टेज डिपेंडेंट, हाँ बोलता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, तो नाइक्रोम होता है, ठीक है, और नाइक्रोम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वायरिस्टर बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था वायरिस्टर क्या होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और नाइक्रोम को वोल्टेज डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब वोल्टेज कम होता है ना, तो नाइक्रोम वायर का देखिए ग्लो जो होता है हीटर का वो कम हो जाता है, देखा आपने कभी कम भी, हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए बोलता है वोल्टेज डिपेंडेंट है ये आपका। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर आप तो हमारी ना इसमें हो जाएगा
बी फॉर बॉल मारिए, ठीक है। टू सप्रेस सर्जेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्ज क्या होता है, अचानक से आपका जो भी मतलब सिस्टम स्टेडी स्टेट चल रहा था उसमें अगर डिस्टर्बेंस आ जाएगा ना, समझ के बात को, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्ज, ठीक है भाई। जैसे लाइटनिंग अगर अचानक से आपके ट्रांसमिशन लाइन में गिर गया तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्ज, ठीक है। या फिर कहिए आपका बादल, ठीक है, क्लाउड जो है जस्ट आपके ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर आ चुका है और वो बादल जो है मान लेते हैं पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आयोन्स की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना भाई। ये पूरा पावर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो करंट फ्लो होता है ना वायर के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसको क्या करता है, ये एक तरीके से अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, यानी होल्ड कर देता है, ठीक है। उसके चलते आपका टेम्पोररी आपका ये पूरा पूरा सर्ज की तरह मतलब ट्रांजिएंट स्टेट आ जाता है, ठीक है। ये पावर सिस्टम का आपका कॉन्सेप्ट है, ओके। तो उसको छोड़ देते हैं, अगला पढ़ते हैं द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमारे ए फॉर एप्पल हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन गलत है, 1/1840 होता है, ठीक है ना, ओके। 1/1840 लिखना जरूरी है। अगला बोलता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ कार्बन। तो कार्बन में कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है। 4 तो होगा। 2 4 तो 4 हो जाएगा। अगला बोलता है फिर 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इफ ईच डिसिपेट 20 वाट द टोटल पावर, तुम्हारे यहाँ 60 वाट हो जाएगा, पावर जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। अगला बोलता है 3 कंडक्टेंस है जो कि पैरेलल में है। तो कंडक्टेंस के केस में पैरेलल में होगा तो सीधे सीधे जुड़ता है, ठीक ना भाई। जुड़ जाएगा सर। तो कितना है, 2000, 3000 और 4 3 4000, 7 2 9। तो 9000 हो जाएगा, ठीक है। अगला बोलता है थर्मिस्टर हैज़। तो हमारी ना थर्मिस्टर में ऐसे तुम्हारी नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट मार दीजिए, ठीक है। ऐसे ये तीनों में फॉर्म होता है, ठीक है, देता है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, 127 दिया। एकदम हाँ सर दिया। एकदम देना चाहिए। अगला बोलता है आई स्क्वायर आर लॉस मारे ना, इसमें आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा, ये आपका जूल्स लॉ होता है, ठीक है। और ये आई स्क्वायर आर लॉस क्या है, ये जूल्स लॉ, जूल्स लॉ क्यों नाम क्यों पड़ा जूल्स लॉ, बता सकते हैं आप। क्योंकि सर ये जूल जो है एनर्जी का है, हाँ, तो इसमें एनर्जी कैसे और आप ये डिफाइन इसमें कीजिए। हमारा आई स्क्वायर टी के रूप में सर जो फॉर्म में हमारा जो एनर्जी लॉस होता है, इस वजह देखिए से इसको ठीक है सही है, अब पहुंच गए वहाँ पे। आई स्क्वायर आर क्या है, ये पावर हो गया, ठीक है। और पावर के साथ अगर टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एनर्जी बन जाता है, ठीक है ना भाई, समझ ऊर्जा बन गए। जाएगा। और एनर्जी का यूनिट जूल होता है, इसलिए हम सब जूल्स लॉ सीधे सीधे बोलते हैं। नाइक्रोम वायर इज एन अलॉय ऑफ, तो आपका निकल और क्रोमियम हो जाएगा। अगला बोलता है व्हेन अ वोल्टेज ऑफ वन ऑफ द वोल्ट इज अप्लाइड सर्किट अलाउ 1 माइक्रो एम्पियर करंट टू फ्लो थ्रू इट। तो कंडक्टेंस बताना भाई, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा बताइए। कौन बोलते हैं, कौन बोलता है 1 माइक्रो करंट कंडक्टेंस निकालने के लिए सर। देखिए यहाँ पे कंडक्टेंस पूछा है, कंडक्टेंस का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कीजिए, राइट। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, बोल रहा है 1 वोल्ट है, ठीक है, और करंट फ्लो हो रहा है 1 माइक्रो एम्पियर। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू आर इक्वल टू क्या होगा भाई, वी बाय आई, ठीक है। तो वी की जगह हम लोग 1 लिखेंगे, हाँ, वी की जगह 1 लिखेंगे और करंट की जगह 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मतलब क्या, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, एक तरीके से रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और इसका जस्ट रेसिप्रोकल यानी 1/10 टू द पावर 6 जो होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, आपका कंडक्टेंस हो जाएगा। 1/10 टू पावर -6 मतलब क्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 टू पावर 1/10 टू पावर 6 है ना भाई, इसको हम लोग रीअरेंज कर देख सकते हैं ना, 10 टू द पावर -6 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 टू पावर -6 क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा सीधे से 1 महो ओम, ठीक है। इसका ए हो जाएगा, क्लियर, समझे बात को क्या बोला मैंने सर। हाँ सर। हाँ, अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिस मार दी, इलेक्ट्रोलाइटिस का होता है, बोलता है महो का कंडक्टेंस होता है, तो उस हिसाब से आपको चूज करना है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम हो जाएगा। अगला बोलता है 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो C4 कैट मार दीजिए, और यही सेम डायमीटर होता है आपके एटम का, ठीक ना भाई, एटम का यही आपका डायमीटर होता है। और न्यूक्लियस पूछेगा तो 10 टू द पावर -15 हो जाता है, ठीक है। अगला बोलता है, और ये जो एंगस्ट्रॉम यूनिट है ना, एंगस्ट्रॉम यूनिट किसके लिए होता है बता सकते हैं। ये सर लेंथ के लिए तो है, ये आपका वेवलेंथ को नापा जाता है, ठीक ना भाई, जब अच्छा, वेव मैं पढ़िएगा बोला ना तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, बोलता है 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज। तो 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, तो सबसे पहले 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो न्यूटन हो गया फोर्स और मीटर हो गया आपका एक तरीके से लेंथ, ठीक है। तो फोर्स इंटू लेंथ, ठीक है। तो फोर्स इंटू लेंथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये बोला जा रहा है। तो लेंथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी तो बोल सकते हैं ना भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को तो मीटर में कर सकते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसका यूनिट होता है बताइए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका क्या देता है, 1 जूल देता है एनर्जी। हाँ सर 1 जूल दिया है।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन होता है ना भाई, देखिए वर्क डन इक्वल टू का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, और आपको पता है वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है कि नहीं होता है, बोलिए। हाँ, समझ रहे बात को। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बनता है, वर्क का भी यूनिट जूल, एनर्जी का भी यूनिट जूल क्यों होता है, बताइए। दोनों अलग अलग पैरामीटर है, फिर भी दोनों का सेम यूनिट क्यों डिफाइन किया गया। क्योंकि वर्क को सर हम डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब कुछ हुआ है कार्य, ठीक उसमें है, एनर्जी लॉस हुई है। ठीक है, मतलब ऐसे ही समझ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने किसी लेक्चर में बताया भाई, खासा मेजरमेंट वाले लेक्चर में मैंने बताया इसका डिफरेंशिएशन कि ये दोनों का यूनिट क्यों सेम होता है, ठीक है ना। तो ये आज का ये टॉपिक कवर हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन पे फंस रहे थे ना भाई, जिस पे हम लोग डिस्कशन करना चाह रहे थे। सर वो बैटरी वाला था एक ठो, हाँ 60 वाला, 66 नंबर था। 66, हाँ एक 66 था और एक और था 66 नंबर में। ये तो छोड़ दिए भाई, ये आपका क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं निकलता, ठीक है, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ किया ना, इसका कोई सेंस समझ में ही नहीं आता मेरे को, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। और कुछ एक था, सर हम लोगों का वो हाँ, था, एक वो ये 43 नंबर। 43 नंबर कहाँ गया, इसमें है भाई ये हाँ, इसमें वही है भाई कि अभी जैसे वॉटेज बताया ना मैंने आपको, कि अगर आपको बड़ा वॉट का यानी बड़ा पावर रेटिंग का रेजिस्टेंस बनाना है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास वायर ही बचता है, वायर को ही, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर का एक एप्लीकेशन होता है जिसको हम लोग इम्पिडेंस मैचिंग में यूज़ करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं है, आपका वायर ही तो लपेटा गया है, समझ रहे बात को, ठीक है। तो आप जो भी वेरिएबल रियोस्टेट बनाएंगे तो वो हायर वाटेज रेटिंग के बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वायर को ही आप वाउंड करके बना सकते हैं, क्लियर। तो ये सिंपल सा ही मतलब है इसका भाई, ठीक ना। बाकी आप बाज़ार में छोटा छोटा रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन मतलब बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस मिल जाएगा, 1000 ओम का, 500 ओम का, 1500 ओम का, लेकिन वो पावर रेटिंग उसका उतना बड़ा बड़ा नहीं मिलेगा, समझ गए। तो ये हो गया पूरा पूरा। थोड़ा सा मैं कलर कोडिंग आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कलर कोडिंग में भाई सबसे पहला है, जैसे आपका ट्रिक बनता है, क्या था इसका ट्रिक, बीबी रॉय करके है ना, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गुड सिस्टर होता है, ठीक है, राइट। तो अभी थोड़ा सा आप डाटा ऑन कीजिएगा, मैं आपको एक फ़ोटो भेजता हूँ। ठीक है सर, कर दिया। हाँ भाई, एक मिनट रुकिए, ये जो आपका नंबर है लास्ट में 232 ना, इसी पे भेजता हूँ मैं, ठीक ना भाई। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ। एक मिनट, हाँ भाई देखिए, आ गया सर। इसमें देखिए कलर कोड लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो लिखा हुआ है ना ब्लैक ब्राउन, यानी बीबी, बीबी हो गया बी से ब्लैक और बी से ब्राउन, ठीक है। फिर रॉय हो गया ROY रॉय, ठीक है, रेड ऑरेंज येलो, ठीक है। फिर ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रीन ब्लू, और ग्रेट ब्रिटेन उसका वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वाइफ गुड सिस्टर, ठीक ना भाई, समझ गए। तो इस तरीके से, तो देखिए ब्लैक का होता है 0, फिर 1 2 3 इस तरीके से जाएगा आपका 9 तक। उसका देखिए यहाँ पे जो मतलब जो फर्स्ट बैंड होता है ना, फर्स्ट बैंड में आपका 1 2 3 इस तरीके से लिखा रहेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट बैंड में आपका ब्राउन दिया हो तो 1 यूज़ करेंगे, ब्लैक दिया हो तो 0 यूज़ करेंगे, ठीक है, समझ रहे बात को। सेकंड बैंड में आपका क्या दिखाया जाता है, ये आपका 0 उसी तरीके से चलेगा, ठीक है, यानी फर्स्ट बैंड सेकंड बैंड में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। और थर्ड बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बैंड, मल्टीप्लायर बैंड मतलब भाई 10 का पावर 0 1 2 इस तरीके से चलेगा आपका, ठीक है। और लास्ट में जब आपका गोल्ड और सिल्वर है आपका -1 -2 के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और टॉलरेंस जो है आपका फोर्थ बैंड सिर्फ और सिर्फ आपका किसके लिए, तो गोल्ड और सिल्वर के लिए होता है, क्लियर। 5% होता है गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए आपका होता है एक तरीके से 10%। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे सॉल्व, तो नीचे में एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक है ना, समझ गए। और यहाँ पे नोट में डाला गया इफ फोर्थ कलर बैंड इज नॉट प्रेजेंट, मतलब गोल्ड और सिल्वर अगर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे टॉलरेंस +-20% लेके चलेंगे, 20%। नहीं क्या बोलता है, इफ कलर बैंड सीक्वेंस ऑफ अ कलर कार्बन रेजिस्टेंस गिवन, क्या दिया हुआ है, ग्रीन दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है, येलो दिया हुआ है, गोल्ड दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन, ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस का बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो ब्लू है ना भाई, तो हम लोग बार बार चार्ट पेपर याद नहीं करेंगे, हाथ पे अब काउंट करेंगे, ठीक है। बीबी रॉय, ठीक है, यानी ब्लैक हो गया ब्राउन हो गया, ठीक है, क्लियर। ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, बीबी, रुकिए एक मिनट, बीबी रॉय ROY ग्रेट ब्रिटेन, यानी 8वें नंबर पे आ रहा है आपका, ये क्या बोलते हैं ब्लू वाला, काउंट कर पा रहे हैं, हाँ भाई, हाँ सर, 2 3 4 5 6 7 ROY ऑरेंज
अच्छा रुके ना, इसी रेड देखिए ऑरेंज इसी से येलो समझ लेते हैं, मैप से ही समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ग्रे आपका ऊपर से ग्रेटर नापिए, है। देखिए ना भाई ऊपर से नापिए, मोबाइल में आ जाइए, फोटो जो भेजा मैंने, ब्लैक हाँ फोटो। मतलब ब्लू वाला देखे ना, ब्लू कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे है, हाँ तो 7वें नंबर पे आ रहा 7वें नंबर के लिए हम लोग 6 वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट हुआ है ऊपर से, ठीक ना, समझ गए बात को, हाँ। है। जी जी। ओहो, सबसे पहले भाई इसमें ग्रीन लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन में ग्रीन लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, ग्रीन ब्लू येलो गोल्ड, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना, समझ गए। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, ग्रीन के लिए हम लोगों ने 5 यूज़ किया ना, तो 5 ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका सेकंड कलर कोड क्या था, ब्लू, तो ब्लू के लिए 6 लिख दिया, ठीक है। येलो था उसका, जी तो येलो के लिए 104 मतलब 10 का पावर 4 हो गया। गोल्ड था आपका यहाँ पे, तो प्लस माइनस 5% ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जी कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो आपका फर्स्ट 2 बैंड होता है ना, ग्रीन और ब्लू, इसको हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं। 5 है 5 लिख दिया, 6 है 6 लिख दिया, समझ गए बात को, यानी जी ग्रीन के लिए 5 लिख दिया, ब्लू के लिए 6 लिख दिया, ठीक है। अब थर्ड बैंड जो था आपका, वो थर्ड बैंड मल्टीप्लायर था, तो मल्टीप्लायर मतलब कि यहाँ पे गुना का साइन देंगे, ठीक है, लिख दिया मैंने गुना का साइन, देख रहे हैं ना, हाँ। जी उसके बाद फिर आपका जो थर्ड बैंड था क्या था आपका, ये था आपका येलो, येलो के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 का पावर 4 से करना पड़ेगा, ठीक है। और टॉलरेंस प्लस माइनस बताया गया है, तो प्लस माइनस 5% कर देंगे, यानी यहाँ पे आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, प्लस से निकालना पड़ेगा, एक बार माइनस से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ। यस सर। अब एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम भेज देता हूँ मैं, उसके बाद आप देखिए, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, उसका फिर ये ख़त्म ही हो जाएगा एक तरीके से। कलर कोड पूछेगा ना, तो ये आप बना तो लीजिएगा सर वहाँ पे। ये 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा, हो हाँ जाएगा। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ क्या जी। है, कलर कोड जो है बैंड का दिया हुआ है, बोल रहा है सबसे पहले येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर आपका आर, ठीक है। तो येलो के लिए 4 यूज़ कर लेंगे, ग्रीन के लिए 5 यूज़ कर लेंगे, ब्लू के लिए आपका हो जाएगा एक तरीके से 10 का पावर 4, ठीक है। एंड द फोर्थ बैंड इज एबसेंट, यहाँ पे एबसेंट है, फोर्थ बैंड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सो द टॉलरेंस टॉलरेंस शुड बी 20%। 20%, तो यहाँ पे निकाल लेंगे। रजिस्टेंस आर मतलब वहाँ पे रजिस्टेंस का वैल्यू बताना, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, 4 और 5 को एक साथ रखेंगे, मल्टीप्लाई मतलब गुना 10 और 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 20% हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो आपका ऑप्शन भी इसी तरीके से दिया रहेगा, 45 गुना 10 और 6 प्लस माइनस इस तरीके से, ठीक ना भाई। ओके, तो ये फर्स्ट टॉपिक आपका ख़त्म हो गया पूरा पूरा। अब हम लोग शाम में देखिए, शाम में अगर मेरे को टाइम मिलता है ना, तो शाम में फिर मैं एक कर लूँगा, ठीक है। तो इसको मतलब हम लोग टारगेट है 20 दिन में पूरा किताब ख़त्म हो जाना चाहिए। जी ओके, हो जाएगा हाँ सर। बस चलिए, ये लाइट आ जाए सर, लाइट नहीं आई है अभी। हाँ हाँ आ जाएगा भाई, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट तो आपका नेटवर्क थ्योरम ही है, तो नेटवर्क थ्योरम में भाई क्या डिस्कशन करेंगे हम लोग। वो तो सर ये कितना तो का होगा, हमको लगता है कि 1 घंटा में वो खत्म हो जाएगा नेटवर्क। नेटवर्क थ्योरी छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में तो पूरा हाँ सोल्यूशन हो जाएगा ना आपका, समझ गए ना, हाँ, तो इसको छोड़ देते हैं। उसको मैं और खुद से कर दूंगा हाँ, एक नेटवर्क थ्योरी घंटे के लिए आपका वही है, कोई न्यू स्टूडेंट होगा तो अभी यूट्यूब पे जो आपका लेक्चर बना हुआ है ना प्लेलिस्ट में, उसको देख लेंगे, नहीं तो फिर वो बेसिक इलेक्ट्रिकल को करना होगा तो कर लेंगे, क्या समझे, है ना। तो अभी थर्ड चैप्टर हम लोग का चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, समझ गए में। ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने ये सब पढ़ा होगा लेक्चर में, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, लेक्चर देखा था आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का। हाँ सर, सारा लेक्चर दे हाँ चुका हूँ। चलिए ठीक है सारा भाई, अभी जो पेड कोर्स का जो भी हाँ हाँ बी का सारा वो खत्म हो गया है। ठीक ठीक, चलिए ठीक है भाई, इसको हम और लोग कल रिवीजन हो कर लेते जाएगा। हैं, ठीक है ना। ओके, सारा चीज़ हम लोग का कल रिवाइज हो जाएगा। ओके चलिए, और अगर शाम में टाइम मिलेगा तो देखिएगा, वैसे अगर मेरा जैसे लाइट रहेगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा, हाँ या हाँ। फिर आप एक बार कंफर्म और कर लीजिएगा। शाम में ना भाई, शाम में हम लोग क्या करते हैं, शाम में हम लोग पावर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि जी जिनका बेसिक इलेक्ट्रिकल कवर हो रखा होगा ना, बेसिक तो हम लोग का चलेगा, 8 चैप्टर आपका बना हुआ ऑलरेडी, ठीक है, समझ गया ना। जी तो पावर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक में घुसिएगा ना तो थोड़ा सा मतलब बोरिंग टाइप का होगा, पावर सिस्टम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं शाम में, पावर सिस्टम रखता हूँ मैं, ठीक है ना। ओके ठीक है जी। चलिए, ओके। ठीक भाई, ठीक, ओके पढ़िए। ओके भाई, ओके प्रणाम।